डियर स्टूडेंट्स, आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए है कि मैं आपके साथ नस्ट के टेस्ट में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। आप जानते हैं कि नस्ट का सीरीज 1 का टेस्ट अभी दिसंबर में जो हो गया उसके क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब ये है कि जो ट्रिक्स या शॉर्टकट्स आपको रिक्वायर्ड हैं किसी भी क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व करने के लिए, वो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। याद रखें, एंटी टेस्ट का सबसे बड़ा मसला टाइम मैनेजमेंट है। 1 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़नी है और आपने सही ऑप्शन सही आंसर तक पहुंचना है। ये इतनी आसानी के साथ नहीं होता। इसके लिए जाहिर आपको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, इसके लिए आपको ट्रिक्स रिक्वायर्ड हैं और किप्स के फॉर्म से आपको ये ट्रिक्स बताए जाते हैं, ये स्ट्रेटेजीज बताई जाती हैं। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। आप पूरी डिस्कशन देखें और अपने आप को ट्रेन करें उन ट्रिक्स से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो लेट्स कम टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन, नस्ट के टेस्ट के अंदर, द सेंटर ऑफ एलिप्स। याद रखें, कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है और टेस्ट में बहुत दफा ये क्वेश्चन आता होता है कि आपने सेंटर फाइंड आउट करना है। इस वक्त यहां पर जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, एलिप्स की इक्वेशन, इसका सेंटर फाइंड आउट करना इतना आसान काम नहीं है। विद इन फ्यू सेकंड्स आपने फाइंड आउट करना है। याद रखें, एंटी टेस्ट की बात हो रही है। मैं क्या करने लगा हूं, मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूं जिस ट्रिक के साथ आप विद इन फ्यू सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। हम इसको कहते हैं किप्स के ट्रिक्स हैं। सो लेट्स से किप्स ट्रिक्स, राइट। तो मेरी पूरी डिस्कशन के अंदर आपके लिए सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट होगा वो ये होगा कि जब भी मैं आपको किप्स ट्रिक्स बता रहा हूंगा वो आपको ट्रेन कर रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन में याद रखें कि आपने सिंपली ये काम करना है कि सबसे पहले इस फैक्टर को पकड़ लें, एक्स वाले कंपोनेंट को, इसको 0 के इक्वल कर लें। फिर आप इस फैक्टर को पिक किया करें, वाई वाले फैक्टर को, और इसको भी आप 0 के इक्वल कर लें। स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ चुका हुआ है। आप यहां से देखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल रही है 3 और y की वैल्यू क्या निकल रही है -2। तो जिस सेंटर की हम बात कर रहे हैं उसमें x 3 है और y -2 है। दैट्स ऑल। कितनी देर लगी आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए? यही वो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शंस की तरफ चले जाएं, 3 और -2 अगर आप देखेंगे तो फिर ये बीटा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। याद रखें, चारों ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी होता है एंटी टेस्ट के अंदर। चारों ऑप्शन को केयरफुली देख के अपना आंसर आपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए और यहां पर हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। अ टीम ऑफ 11 प्लेयर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ पूल ऑफ 14 प्लेयर्स। तो यहां तक तो बात समझ आ गई कि आपने 14 प्लेयर्स हैं जिसमें से आपने 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है। याद रखें, किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली अगर आपने टीम बनानी हो या कुछ मेंबर्स की सिलेक्शन करनी हो तो कॉन्सेप्चुअली हमेशा कॉम्बिनेशन को यूज करना है आपने। इस क्वेश्चन में भी चूंकि टीम की बात कर रहे हैं तो हम कॉम्बिनेशन को यूज करने जा रहे हैं। आगे पढ़े, हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी मेड इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। अब ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। कितने तरीकों से टीम बनाई जा सकती है कि अगर 2 प्लेयर हमेशा टीम का हिस्सा बने, ऑलवेज इंक्लूडेड हो। तो पहली बात तो मैं बता चुका हूं कि आपने कॉम्बिनेशन को यूज करना है और उससे आगे कैसे चलेंगे, हम किप्स ट्रिक्स को यूज करेंगे और फिर यहां पर देखते हैं। तो वंस अगेन आपके लिए जो इंटरेस्टिंग चीज है वो किप्स ट्रिक्स आ गए हैं, जिसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता चुका हूं कि 14 प्लेयर्स थे जिसमें से टीम आपने बनानी है 11 प्लेयर्स की। कॉम्बिनेशन यूज करेंगे 14C11। अब अगली बात ट्रिक में बता रहा हूं, प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, वो ये है कि अगर 2 प्लेयर्स ऑलवेज इंक्लूडेड हैं या किसी क्वेश्चन में 3 प्लेयर्स ऑलवेज इंक्लूडेड हैं या 4 प्लेयर्स हैं, तो याद रखें जितने प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड होते हैं उनको हमेशा आपने टोटल में से भी माइनस करना है और सिलेक्शन में से भी माइनस करना है। अब ये वो बात है, ये वो ट्रिक है जो आप हमेशा याद रखें ऑलवेज इंक्लूडेड वाले केस के अंदर, राइट। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा यहां पर 12 कॉम्बिनेशन 9। अब आप ऑप्शंस को देखें तो किसी भी ऑप्शन में यहां पर डायरेक्टली आपको 12 कॉम्बिनेशन 9 नजर नहीं आ रहा। आप में से कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देंगे कि वो नन ऑफ दीज को यहां पर आंसर कर देंगे। सो लेट मी पुट अ क्रॉस ओवर हेयर, नन ऑफ दीज गलत आंसर होगा अगर आप इसे करेंगे। आपने 12 कॉम्बिनेशन 9 को सॉल्व करके देखना है, ठीक है जी। अब यहां पर एक और ट्रिक अप्लाई करने जा रहा हूं और वो है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, जो आपने अपने कोर्स में एफएससी में पढ़ रखा है। 12C9 इज इक्वल्स टू 12 कॉम्बिनेशन 3। ये मैंने क्या यूज किया, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि 12 कॉम्बिनेशन 3 को सॉल्व कैसे करना है विदाउट कैलकुलेटर। तो मैं एक आसान तरीका बताने लगा हूं। एक और किप्स ट्रिक आ गया यहां पर।
याद रखें जब आपने कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना होगा तो इस 12 को ओपन करें 3 टाइम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, 12 इंटू 11 इंटू 10। भाई 3 टाइम्स आपने क्यों ओपन किया? क्योंकि यहां पर सिलेक्शन कितनी है? 3। तो जितनी सिलेक्शन हो उतना उसको आपने ओपन करना होता है, राइट? सो 12 को 3 टाइम ओपन करके 3 के फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दें। अब ये था एक और टिप्स ट्रिक जो मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में आपको। अगर यहां पर 4 होगा तो आप इसको 4 टाइम ओपन करेंगे और 4 के फैक्टोरियल पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। आई होप यू आर गेटिंग इट, राइट? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। जब भी कॉम्बिनेशन ओपन करना हो आप इस शॉर्टकट के साथ कर लिया करें। तो इसको सॉल्व करें, ये बनेगा 6, ये 2 इंटू 10 20, 20 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220। अब जरा ऑप्शंस पे दोबारा आ जाएं। अब जरा दोबारा ऑप्शंस पे आएं तो देखें कि अल्फा ऑप्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 220। तो स्टूडेंट्स केयरफुल रहें कि इस क्वेश्चन का आंसर अल्फा बनेगा। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि चारों ऑप्शंस को पढ़ना केयरफुली जरूरी है और आपने डी ट्रैक नहीं होना। इस क्वेश्चन में कई बच्चे मिस्टेकली नन ऑफ दीज आंसर कर सकते हैं अगर आप इसको 12C9 से आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो केयरफुली आपने करना होता है। तो 2-3 टिप्स ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बेसिक नॉलेज को चेक कर रहा है, मैथमेटिक्स का जो बेसिक आपका नॉलेज होता है। अब इसके अंदर अप्रोच मैटर कर रही है। एंटी टेस्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका आईक्यू चेक होगा, आपकी अप्रोच चेक होगी, आपकी थिंकिंग जो प्रोसेस है उसको देखा जाएगा। आपने सोचना है कि मेरे पास a⁻7 एक वैल्यू गिवन है, a⁻6 101 इंटू b गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। कैसे करेंगे? सोचना इसको, अपनी अप्रोच को ठीक आपने बनाना है। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं कि इस साइड पे a⁻6 है, इस साइड पे 101 इंटू बी लिखा हुआ है। आप इस इक्वेशन की दोनों साइड के ऊपर a से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों साइड के ऊपर अगर आप a से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट्स ये आइडिया जनरेट कहां से हो रहा है? ये आइडिया जनरेट यहां से हो रहा है कि देखिए हमने ए बी फाइंड आउट करना है, यहां b लिखा है, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का फैक्टर यहां पर बन जाएगा। यस, अब आप इसे कैलकुलेट करें। जब आप कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज दिस? a⁻7 101 AB। अब a⁻7 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, यहां क्वेश्चन में उसको आप पुट कर दें, विच इज 777 एंड 101 AB। सो नाउ यू कैन सी कि AB की वैल्यू आपको मिल रही है। आप इसको यहां लाके डिवाइड कर दें। सो दिस इज 777 डिवाइडेड बाय 101 इंटू AB। तो इस क्वेश्चन में असल चीज क्या थी? इस क्वेश्चन में असल चीज ये थी कि आपकी अप्रोच, आपका क्वेश्चन में सोचने का तरीका जो आपने डेवलप करना है। अब आप इसे कैंसिल कर देंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड के यहां पर कैंसिल करने में क्या बनेगा? 77। अब आप ऑप्शंस की तरफ आ जाएं तो डेल्टा इसका आंसर बन रहा होगा 77। सो जस्ट बाय थिंकिंग एंड डायरेक्ट थिंकिंग एंड करेक्ट थिंकिंग आपको अपने क्वेश्चन के आंसर तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है ω⁻507। इसे आपने कैलकुलेट करना है। आप लोग पढ़ चुके हुए हैं कि ओमेगा की पावर 3 जो होता है बेसिकली दैट इज इक्वल्स टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहां पर लिखा है ω⁻507। अगर तो ओमेगा की पावर 3 या 3 का मल्टीपल हो तो आंसर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब यहां पर आपने ये देखना है कि जो पावर है 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो अगेन अब आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि पावर तो थोड़ी सी बड़ी आ गई 507। फिर से आपको यहां जरूरत पड़ जाएगी किप्स ट्रिक्स की। तो जब आप किप्स ट्रिक्स की तरफ जाएंगे, सो लेट मी टेल यू कि किस तरह विद इन फ्यू सेकेंड्स आप डिसाइड करेंगे कि 3 का मल्टीपल है या नहीं है। स्टूडेंट डिविजिबिलिटी बाय 3 की तरफ चलते हैं और वो ये होती है कि ये जो पावर आपको नजर आ रही है इसके डिजिट्स को सम अप करके देखें। अगर आप इसके डिजिट्स को सम अप करके देखें, ये आपने अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं तो फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूं, वरना मेरे स्टूडेंट जो होते हैं अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। जब आप इसके पावर के डिजिट्स को ऐड करेंगे तो अगर ये आंसर 3 पे डिविजिबल हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्लीट पावर है वो 3 के ऊपर डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? सारा 12, और 12 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 का मल्टीपल है। जब 3 का मल्टीपल है तो स्ट्रेट अवे आपका आंसर क्या बनेगा? 1। तो अल्फा इसका आंसर बनेगा। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगर ये 3 का मल्टीपल ना होता तो हम क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे
नेक्स्ट जब मेरे लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि अगर 3 का मल्टीपल ना हो तो आपने क्या करना है। तो फॉर द टाइम बीइंग तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि यहां पर जो पावर थी वो 3 का मल्टीपल है और उसको चेक करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया, राइट। इस क्वेश्चन पर आ जाए जी। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा वो गिवन है तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां बताने लगा हूं, कॉन्सेप्चुअली एज अ ट्रिक याद रखें, ये जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, याद रखें कि इसका एक रूट हमेशा ओमेगा और एक रूट हमेशा इसका ओमेगा स्क्वायर होता है। इसको एज अ ट्रिक याद रख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको इतनी बात याद रहेगी एज अ ट्रिक तो समझे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन से सॉल्व हो गया कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की। इस इक्वेशन में जो अल्फा है लेट्स से उसको नाम ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम हमने दे दिया, राइट। अब आप स्क्वायर ओपन करें, आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a इंटू बी। अब आप सब समझते हैं कि ओमेगा रेस टू पावर किसके बराबर 4 किसके बराबर है, ओमेगा रेस टू पावर 1 के। और यहां पर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। आप रिकॉल करेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा भी किसके इक्वल होता है -1 के। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या बनेगा -3। आप ऑप्शंस में आएंगे तो अल्फा आपका आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है जो आपने याद रखनी वो क्या है कि व्हेनेवर यू हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, याद रखिए इसका एक रूट ओमेगा और एक रूट ओमेगा स्क्वायर होता है। आइंदा भी जब आपको एक क्वेश्चन आएगा इस इक्वेशन के साथ तो इस फैक्ट को आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, डोमेन आपने फाइंड आउट करनी स्क्वायर रूट फंक्शन की। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में जो पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है जो मैं बताने लगा हूं उसको जरूर याद रखें कि स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर वो आपसे डोमेन पूछे, जैसे कि यहां पर स्क्वायर रूट आपको नजर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंडर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको आपने हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। स्क्वायर रूट के अंडर जो एक्सप्रेशन है उसको आपने हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना, आपको डोमेन मिल जाएगी इसकी। अब आप इसे कैलकुलेट कर लें तो बनेगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगली बात इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है। अब डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू बतानी है, यहां से आपने इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो क्या लेंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट। याद रखें जब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो इस जगह पर तो आ जाएगा a के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। एक्स स्क्वायर के ऊपर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको याद रखें दिस इज इक्वल्स टू एक्स मॉड। ये कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिकली एक्स मॉड के इक्वल है। तो अब आप देख लें कि जो डोमेन आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ऑप्शंस पर आ जाएं, अगेन ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ लें। बाज़ का स्टूडेंट जल्दी में पढ़ते हुए इसको इससे मैच करते हुए अल्फा आंसर कर देते होते हैं, तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि ऑप्शंस को बड़ा केयरफुली पढ़ना होता है। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। आप ऑप्शंस में जाएंगे तो फिर बीटा आपका आंसर बन रहा होगा एक्स मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी, टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 5/3 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ समथिंग। ये जो समथिंग है ये आपने फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में बहुत रिपीट होता है, लेकिन याद रखें ये आसान क्वेश्चन नहीं है। कैलकुलेटर आपके पास है नहीं टेस्ट के अंदर, विदाउट कैलकुलेटर यू हैव टू फाइंड दिस वन। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन में अगेन टिप्स ट्रिक्स की जरूरत है कि विद इन फ्यू सेकंड्स आप इस ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सो लेट मी टेल यू कि अब यहां पर वंस अगेन टिप्स ट्रिक्स पे आ जाएं आप, ठीक है जी, जो हमारे शॉर्टकट्स हैं। अब मैं एक तरीका आपको बताने लगा हूं जो कि बहुत हैंडी रहेगा आपके लिए। देखें, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, ठीक है जी, रफली आपने बना लेनी है। यहां पर मेरे पास जो फंक्शन है वो दिया हुआ tan इनवर्स। इसमें से टेंजेंट को आप सोचेंगे टेंजेंट की रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फिर आप इसको परपेंडिकुलर समझ लें, इसको बेस करें। सो मेरे पास इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 5 हो गया और बेस हमारे पास क्या बन गया 3। याद रखें जब ट्राइंगल बन जाए तो उसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करें फिथागोरस थ्योरम से। जब फिथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 5, 9 + 5 14 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे राइट साइड में यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉज इनवर्स। कॉज की रेशियो क्या होती है,
इस ट्राइंगल से आप कॉस की रेशियो फाइंड आउट कर ले स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया। अब आप सब समझते हैं कि कॉस की रेशियो क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, कॉस की रेशियो यहां पर यूज करूंगा, तो कॉस इनवर्स रेशियो क्या है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस यहां 3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 14 स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना था जिसकी जगह पे 3/14 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। ऑप्शंस की तरफ आ जाएं, 3/14 स्क्वायर रूट चार्ली आपका आंसर बन रहा है। लेकिन आपने इस बात को समझा है कि ये एक मुश्किल क्वेश्चन है जो इतने आराम से इतनी आसानी से होता नहीं है। लेकिन जब आप ये ट्रिक अप्लाई करें, ट्राइंगल वाला जो मैंने बताया बड़ा हैंडी ट्रिक है, इससे विद इन फ्यू सेकंड्स आप इस ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। A square is circumscribed in a circle has side of length 2। एक स्क्वायर है जो एक सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड हुआ है, ठीक है। इसको बनाकर देखते हैं। नाउ दिस इज अ सर्कल और इसके अंदर एक स्क्वायर है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इस स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी है 2। सो आप सब जानते हैं कि स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स आपने सर्कल का एरिया बताना है और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हैं, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर रिक्वायर्ड आपको फिर क्या है, रेडियस, ठीक है जी। अब आप इसे केयरफुली देखें कि अगर आप इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हैं तो इस सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, डायमीटर। लेकिन यहां पर ये क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपने करना यह कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लें। ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है ये असल में सर्कल के लिए क्या बन रहा है, सर्कल के लिए बन जाएगा डायमीटर। तो सर्कल का डायमीटर निकलेगा तो रेडियस भी आ जाएगा और जब रेडियस आ जाएगा तो एरिया भी निकल आएगा, ठीक है। यू आर गेटिंग दैट। अब ये निकालें आप इसका डायमीटर और जिसको ट्राइंगल का मैं हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूं। फिर तो अगर इस रूम लगाना है आपने बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 + 4 8 स्क्वायर रूट, और 8 स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 2 × 2 स्क्वायर रूट। तो बता मैं आपको ये रहा हूं कि यहां पर ये जो मैंने फाइंड आउट किया है ये बेसिकली मेरे पास सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से डायमीटर बन गया 2 × 2 स्क्वायर रूट। व्हाट आई वांट रेडियस। तो रेडियस इसका हाफ कर लें, रेडियस हाफ करेंगे तो क्या बनेगा √2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एरिया ऑफ सर्कल आपने फाइंड आउट करना था, तो एरिया ऑफ सर्कल की जब आप यहां रेडियस को 2 स्क्वायर रूट पुट करेंगे तो व्हाट इज दिस 2 पाई। सो नाउ यू कैन सी दैट कि एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको ज्योमेट्री में से दिया हुआ था और उस ज्योमेट्री में से ये सर्कल और आपने उसको ड्रॉ करना है, रफली स्क्वायर बनाना है, ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो वो उसका डायमीटर, डायमीटर से रेडियस, विद इन फ्यू सेकंड आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। ऑप्शंस पर आ जाएं तो 2 पाई यानी यहां पर आप देखेंगे तो डेल्टा इसका आंसर बन रहा होगा, राइट। लुक एट दिस क्वेश्चन। ये आपको नजर ही ऐसा आ रहा है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। मैट्रिसेस में से क्वेश्चन दिया हुआ है, याद रखें नस्ट में स्पेसिफिकली मैट्रिसेस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है जो अपेरेंटली आपको लग रहा है कि इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसको बहुत आसानी के साथ फ्यू सेकंड्स में भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देखें इट्स अ 4/4 मैट्रिक्स और 4/4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स अननोन। अब जो बाद में बताने लगा हूं आपको उसको समझिए और याद रखें। क्या आपने नोट किया कि इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं जिसको आप डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। स्टूडेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0, और ऊपर वाले एलिमेंट्स सारे क्या हैं, 0। आप जानते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 हो, नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हो, उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो असल में आप देखें ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूं, प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं, वो ट्रिक आपने याद रखना है। और अगेन ये ट्रिक ये होगा कि स्टूडेंट्स आपने सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब आप डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो a�6× a⁴ × a⁴ × a⁴ इज इक्वल्स टू व्हाट, a⁴x। Just take the product of diagonal elements and that's all। अब आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में बेस अगर सेम है तो प्रोडक्ट में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। इन सब पावर्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 22 a⁴ x। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहां से x इज इक्वल्स टू 22, सो ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो अल्फा आंसर बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, किप्स ट्रिक्स बता रहा हूं, दोज आर रियली इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। और मैं ये बता रहा हूं कि ये आपको सिर्फ किप्स के फॉर्म से बताए जाते हैं, किप्स प्रेपरेशंस के अंदर, किप्स वर्चुअल के अंदर, और हमारे जितने भी किप्स के प्रोजेक्ट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका कनेक्टेड रहना जरूरी है, इन चीजों को देखना पढ़ना जरूरी है। आपके लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आने वाले टेस्ट में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन दोबारा टेस्ट में मिल जाएं। तो आपको ये ट्रेनिंग और ये ट्रिक्स का पता होना जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन पर आए, टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मीन में से ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या अरिथमेटिक मीन, इसका क्वेश्चन टेस्ट में 100% आना होता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि टू अरिथमेटिक मीन्स आपने फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, इसको करना कैसे है? इसको सॉल्व नहीं करना। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, राइट। सो यहां पर जो किप्स में सिखाई जाती है बात, वो बात क्या है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, किप्स ट्रिक ये है कि आपने इसको बैक सॉल्व करना है। अब बैक सॉल्व करना क्या होता है? बैक सॉल्व करना ये होता है कि आपने ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शन की मदद से आपने उनको क्वेश्चन में प्लग इन करना है, पुट करना है ऑप्शन को, उनकी मदद से आप अपने सही आंसर तक पहुंचते हैं, राइट। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। हमारे पास इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि -5 और 25 इन दोनों के बीच में टू अरिथमेटिक मीन्स हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है। तो बजाय ये कि हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम ऑप्शन से यहां पर प्लग इन करके देखते हैं। आप सब जानते हैं कि वो नंबर अरिथमेटिक मीन बनेंगे जो पूरे सीक्वेंस को क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। लेट्स सी एपी बनता है कि नहीं बनता। और एपी बनने के लिए जरूरी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, जाहिर है। सो अगर आप यहां प्लग इन करें 10 और 25, यहां 10 रखें, यहां 25 रख लें, तो आप खुद सोचेंगे -5, 10, 25, 25, क्या ये एपी बनता है? नो, ये एपी नहीं बनता, क्योंकि एपी में डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? यहां पर डिफरेंस इसका 15 का आ रहा है, और यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है? अगेन 15 का, लेकिन इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 का। तो भाई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अच्छा, इसका मतलब अल्फा, तो इसका आंसर नहीं बनेगा। अब आप बीटा को चेक कर लें। याद रखें, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, इस बात से सिर्फ मेंटल कैलकुलेशन करके आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। फिलहाल तो मैं पढ़ा रहा हूं और मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। 0 और 10, अगर मैं ये 0 रखूं और 10 रखूं, तो इनका डिफरेंस देख लें, और इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस देख लें, ये एपी नहीं बन रहा, तो लिहाजा बीटा भी आपका आंसर नहीं बन रहा। अब आप चार्ली को देखते हैं तो 5 और 20, अगर आप यहां 5 और 20 रखेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 का, और इन दोनों का डिफरेंस 5 और 20 का कितना बन रहा है? 15 का। अगेन दिस इज नॉट एपी। तो स्टूडेंट, समझ में आ गई बात कि अगर अल्फा भी आंसर नहीं है, बीटा भी नहीं है, चार्ली भी नहीं है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर फिर क्या बनेगा? डेल्टा। लेकिन उसको एक दफा मैं प्लग इन करके आपको दिखाता हूं। 5 और 15, यहां रखा 5 और 15, -5 और 5 में गैप कितना है? 10 का। 5 और 15 में गैप कितना है? 10 का। और 15 और 25 में गैप कितना है? 10 का। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा ऑप्शन जब आप उसको बैक सॉल्व करते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है, तो वो एपी बनाता है। तो याद रखें, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो किप्स ट्रिक है वो क्या है कि आपने हमेशा इसको बैक सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन में भी, ज्योमेट्रिक मीन में भी और हार्मोनिक मीन में भी आपसे पूछा जा सकता है। यू ऑलवेज हैव टू बैक सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पीरियड ऑफ द फंक्शन। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीरियड का क्वेश्चन टेस्ट में जरूर आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका पीरियड आप फाइंड आउट कर लें। अब अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं डायरेक्ट आपको लेके जा रहा हूं किप्स ट्रिक्स की तरफ, और हम इसमें किप्स ट्रिक अप्लाई कर देंगे। आप देखें यहां पर फंक्शन कौन सा आपको दिया हुआ है? साइन का। आप सब जानते हैं कि साइन का नॉर्मल पीरियड क्या होता है? 2π। फंक्शन का नॉर्मल पीरियड लिखा करें, वो यहां पर साइन है, साइन का 2π। फिर आप देखें क्वेश्चन में जो x होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर x किसी नंबर पे डिवाइड हो रहा है, यहां पर डिवाइड हो रहा है ना 2 पे, तो उस नंबर को यहां पर आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। और अगर किसी क्वेश्चन में x किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको यहां पर आप क्या करेंगे? डिवाइड। दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। तो 2π को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो इस क्वेश्चन में द पीरियड बिकम्स 4 पाई। सो अपने ऑप्शंस पर आ जाएं तो ऑप्शन में डेफिनेटली अल्फा इसका आंसर बनेगा। लेकिन आप इस चीज को नोट करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन चेंज हो सकता है, यहां साइन लिखा हुआ था, कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है। ट्रिक याद रखेंगे, उस फंक्शन का नॉर्मल पीरियड ले लें, एक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई हो नॉर्मल पीरियड को डिवाइड करें, और एक्स किसी पे डिवाइड हो तो नॉर्मल पीरियड को उससे मल्टीप्लाई कर लें। एक्स के अलावा बाकी सब चीजों को इग्नोर करें। हमें पीरियड फाइंड आउट करने के लिए जो पॉइंट हमें चाहिए वो एक्स के साथ नंबर मल्टीप्लाई जो डिवाइड होता है, सिर्फ उसको हमने देखना होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप सब जानते हैं इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि आपको n6 और थीटा क्या दिया हुआ है, π/4 दिया हुआ है। अब क्योंकि इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो फिर मैं इमेजिनरी पार्ट को ही देखूंगा, बाकी चीजें छोड़ दूंगा, और वो मेरे लिए यहां पर क्या है, इसका कोफिशिएंट। आपको याद है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर को सॉल्व करने के लिए आप डि मॉर्विट्ज थ्योरम पढ़कर आए हैं। डि मॉर्विट्ज थ्योरम क्या कहता था, वो ये कह रहा था कि आपने पावर को मल्टीप्लाई कर देना इसके आर्गुमेंट के साथ, एंड दैट्स ऑल। तो यही बात मैं यहां पर यूज करने लगा हूं कि ये इमेजिनरी पार्ट है साइन, इसकी पावर को इसके आर्गुमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, n थीटा। सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट। लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन में उसने आपको n की जगह पर 6 और थीटा की जगह π/4 दिया हुआ है। तो हम क्या करने लगे, हम यहां पर n की जगह पर 6 और थीटा की जगह पर π/4 प्लग इन करें तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा साइन 3π/2। आप सब जानते हैं दिस इज इक्वल्स टू -1। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। तो ऑप्शंस में आप देखेंगे -1 अल्फा ऑप्शन में पड़ा हुआ है। सो अगर उसे रियल पार्ट पूछा होता तो रियल पार्ट के लिए फिर आप किसको यूज करते, कॉस को। अब चूंकि इमेजिनरी पार्ट था इसलिए हमने आयोटा के कोफिशिएंट को यूज करके अपना आंसर निकालना। बात ये ट्रिक ये है इस क्वेश्चन में कि जो अननेसेसरी कंपोनेंट, अननेसेसरी पार्ट, उसको मत छेड़ें। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। मुझे इस क्वेश्चन में कॉस के साथ कोई भी कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे असल में क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये वो पॉइंट है जो आपके लिए टेक अवे होगा इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपने क्वेश्चन के साथ अननेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ आपने किसी भी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जी। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और टेंजेंट एक्स और ln ऑफ कॉस एक्स, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी प्रोडक्ट हो रहा है। आपके ज़हन में जो रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, दो रूल आप पढ़कर आए हैं, उनमें से एक ही मैं यहां बात करने लगा हूं। और बात यह है कि मेरे पास क्वेश्चन है ln ऑफ कॉस एक्स और उसके साथ लिखा हुआ है टेंजेंट एक्स। अब मैं आपको यह बताने लगा हूं कि याद रखें ln ऑफ कॉस एक्स से जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो आप सबके लिए ये याद रखने वाली बात है कि ln ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस टेंजेंट एक्स, माइनस टेंजेंट एक्स। तो यहां से आप सबको ये बात समझ आती है कि अच्छा ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप डिफरेंशिएट करके देख लें। अगर हम यहां पर काम कर लें रफली, ln ऑफ कॉस एक्स की बात हो रही है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ln का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यहां 1/cos x बनेगा, और cos x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या बनता है, माइनस साइन एक्स। तो क्लियरली यू कैन सी दैट कि माइनस साइन ओवर कॉस दैट टर्न्स आउट टू बी टेंजेंट एक्स, राइट। सो यही बात मैं आपको बता रहा था कि ln ऑफ cos x के बारे में याद रखें। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं, रिपीट होते हैं, हम उनको वैसे ही अपने ज़हन में रख लेते हैं कि ln ऑफ cos x का डेरिवेटिव जो है वो माइनस tan x। अब मिसिंग चीज यहां पर क्या है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, हम एक माइनस के साथ यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पर भी माइनस लगा दें। अब सिचुएशन कंप्लीट हो गई है। इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो तो पावर में आप ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो वही काम मैं करने लगा, माइनस वैसे ही रहेगा, ln ऑफ cos x, इसकी पावर में अगर आप 1 ऐड कर लेंगे 2, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 2। सो दिस इज योर आंसर। सो बहुत कम वक्त में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन का आइडिया रह जाए कि यहां पर ये फंक्शन था और उसके साथ ही क्या लिखा था, डेरिवेटिव, ऑप्शंस पे देखेंगे तो आपके पास अल्फा इसका आंसर बन रहा होगा ln ऑफ cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन में हमेशा ही बताता हूं कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किया करें।
कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, इसको बाद में सोचेंगे। पहला काम है डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना, इसको जरूर याद रखें। अब जब आप यहां x जगह पे 0 पुट करेंगे, आप सब जानते हैं cos 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, और डिनोमिनेटर में भी x जगह पर क्या आ जाएगा 0। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब आप सोचते हैं कि इस पे कौन सी टेक्निक, क्या फैक्टराइजेशन करें और इसको सिंप्लीफाई करें। तो आप किस तरह करना चाहते हैं, आप एक काम पढ़कर आए हैं कि आप इसमें जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते होते हैं। सो लेट्स डू दैट। 1 माइनस कॉज एक्स लिखा हुआ है, और जब आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो बनेगा 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर x है और इसके साथ फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉज एक्स, राइट। अब आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो दिस बिकम्स लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस कॉज एक्स, राइट। अब आप सब जानते हैं कि 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये आप कर लें इसको साइन स्क्वायर एक्स ओवर x इंटू 1 प्लस कॉज एक्स और लिमिट x गोज टू 0। अब आप देखें साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, आप चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स को 2 दफा लिख सकते हैं स्क्वायर की वजह से। तो आप इसे कैसे करेंगे, आप करेंगे लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये रहा x और ये आ गया जी 1 प्लस कॉज एक्स। अब आप क्या करेंगे, रूल आप पढ़ चुके हुए हैं कि दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। जब आप लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे तो बनेगा लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, एंड सेम थिंग लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स, राइट। स्टूडेंट्स जब आप लिमिट अप्लाई कर दें, अब जब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर लिमिट x गोज टू जो साइन एक्स ओवर एक्स आप सब जानते हैं 1 की इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1, राइट। यहां लिमिट अप्लाई करें, यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 क्या होता है 0 डिवाइडेड बाय, यहां x को 0 पुट करेंगे, cos 0 क्या होता है 1, सो 1 प्लस 1 बिकम्स 2, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0/2, सो 0/2 इज इक्वल्स टू 0। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा इसमें अल्फा, राइट। तो इस लिमिट वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन याद रखें इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना। आप नोट नहीं कर रहे कि मैं जो भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं इससे पहले मैं हर क्वेश्चन का आपको ट्रिक बता रहा हूं, टिप्स ट्रिक्स बता रहा हूं। यहां पर ये क्वेश्चन में मैंने आपको टिप्स ट्रिक्स नहीं बताया, तो जैसे टिप्स ट्रिक्स से हम हटे हैं तो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन का आपने आंसर भी फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आप नोट करें कितने सारे स्टेप्स और कितनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप अपने आंसर तक पहुंचे हैं। यही बात मैं इस डिस्कशन में आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट्स कि टाइम मैनेजमेंट, विद इन द टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना, विद इन सम सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंस आपको इस क्वेश्चन में समझ आ रही है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं फाइनली अपने टिप्स ट्रिक्स की तरफ। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स के टिप्स ट्रिक्स आपको कैसे हेल्प आउट करने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। मैं ये कहता हूं कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए और 0/0 फॉर्म बने तो याद रखें हम डेरिवेटिव को एज अ टूल अप्लाई करेंगे। अब डिफरेंशिएशन आप सबको आती है, मैं ये कहता हूं कि आपने न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करनी है और डिनोमिनेटर की भी क्या करनी है, डिफरेंस, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दे स्टूडेंट्स। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में जो x लिखा हुआ x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1। आपका आंसर आ गया। तो एक स्टेप के अंदर आपका आंसर आ गया बाय यूजिंग टिप्स ट्रिक्स। वही आंसर जो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपने फाइंड आउट किया है, ये एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। लिमिट अप्लाई कर दें, सोच क्या रहे हैं, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यार ये सारी कैलकुलेशन करके भी आपने क्या निकाला था 0, और टिप्स ट्रिक अप्लाई करके भी एक स्टेप में भी आपने आंसर क्या निकाला 0। तो कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक आपने फॉलो करनी है टेस्ट में,
अब ये मेरे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद समझ आ गई। तो इससे सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले भी बताए और इससे आगे भी करूंगा, उन सब क्वेश्चंस में आपको समझ आ रही है। और ये वो बातें हैं जो सिर्फ आपको किप्स के फॉरम से बताई जाती हैं, किप्स के फॉरम से बताई जा सकती हैं, जो कि मैं बता रहा हूं आपको। सो कनेक्टेड रहे इन चीजों के साथ, ताकि आपको इस तरह की बातें जो मैं बता रहा हूं यही आपके काम आएगा। अब इस ट्रिक को पकड़ लें और लिमिट का जब भी क्वेश्चन आ जाए और 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, बात याद रखें, आप डिफरेंशिएशन करें और एक स्टेप में अपना आंसर फाइंड आउट कर लें। इस क्वेश्चन को आप देखें। अब इस क्वेश्चन में आपका जो बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स का वो चेक हो रहा है, आपका आईक्यू देखा जाएगा, आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। अब 2025 का स्क्वायर है, 2025 का स्क्वायर है माइनस, क्या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का सोच रहे हैं? बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। सोचें इसके बारे में कि अब आपने इसे कैसे करना है। देखें क्वेश्चन की जो नंबर्स की जो फॉर्मेशन है ना, वो आपको हेल्प आउट करती है। अब देखें यहाँ 2023 लिखा हुआ है और ये 2025 के साथ क्वेश्चन शुरू हुआ हुआ है। आप यूं सोचें कि आप इसको लिख सकते हैं 2025 माइनस 2। अगर आप इस 2023 को इस तरह ब्रेक कर लें, इसके बाद आपने क्या सोचना है? आपने सोचना है कि 2027 लिखा हुआ है, इसको आप लिख लें 2025 प्लस 2। डू यू एग्री विद दैट? अब आप देखें आपको फायदा क्या हो रहा है। फायदा अब आपको ये हो रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये अलजबरा का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका अगले स्टेप में कंप्लीट होने जा रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, लेट्स पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर, दैट्स ऑल। अब आप देखिए बाहर माइनस है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसल, माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर इज 4। सो कितनी देर लगती है क्वेश्चन सॉल्व करने में? सोचें। तो 4 इसका आंसर है, ऑप्शन में जाएंगे तो डेल्टा इसका आंसर है। देर सिर्फ इस बात पे है कि आपकी अप्रोच सेट हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर करके आपको समझ आ जाए, और जब जो तरीका मैंने बता दिया इस तरीके के साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका आंसर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। एपी का क्वेश्चन है, 11th टर्म आपको दी हुई 19 और 17th टर्म आपको दी, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है आपने स्टूडेंट, डी फाइंड आउट करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहां पर ये है कि दोनों टर्म, ये 17th है और ये 11 टर्म है स्टूडेंट, नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। अगर कंसेक्यूटिव टर्म हो तो डिफरेंस निकालना क्या मुश्किल है, अगली टर्म में से पिछली माइनस करनी। ये नॉन कंसेक्यूटिव टर्म है, ये चैलेंजिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन बजाय ये कि आप इसको पूरा सॉल्व करें, और सॉल्व आप कैसे करके आए मैं एक दफा आपको रिकॉल करवाता हूं। ये 11th टर्म है, एपी में 11th टर्म क्या है? a प्लस 10d, और 17th टर्म एपी में क्या होती है? a प्लस 16d। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a कैंसिल करके d फाइंड आउट करना चाहते हैं। राइट, ये तरीका ठीक है, गलत नहीं है, आपको आपका आंसर बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन हम किप्स के अंदर इस तरीके को यूज नहीं करेंगे। अगेन हम वही काम करेंगे जो हमारा अपना तरीका है, किप्स ट्रिक्स। ठीक है जी, अब आप आ जाएं किप्स ट्रिक्स की तरफ। और किप्स ट्रिक्स क्या काम करने जा रहा है? वंस अगेन आपको एक ऐसा तरीका बताएगा कि आप अपने माइंड में कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करने की, लिखने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तरीका सुने। तरीका ये होता है कि आपके पास 17th टर्म है और 11th टर्म है, आपने 17 में से 11 को माइनस करें, अगली टर्म की पोजीशन में से पिछली टर्म की पोजीशन को माइनस करें, तो आप लिखें 17 माइनस 11। राइट, जो भी आंसर आएगा उसके साथ डी मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आएगा उसके साथ आपने डी मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने इस टर्म की वैल्यू में से इसकी वैल्यू को माइनस कर देना है, और ये क्या बनेगा? 29 माइनस 19, दैट्स ऑल। कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अब ये तरीका मेरे स्टूडेंट्स अपने माइंड में कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है कि आप इसकी पोजीशन में से उसकी पोजीशन माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जो भी आएगा मैंने कहा उसके साथ डी मल्टीप्लाई कर लें, और टर्म की जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस लेंगे यहां पर, तो कितना बन जाएगा? 10। तो d इज इक्वल टू 10/6 विच मीन्स d इज इक्वल टू 5/3। ऑप्शंस में जाएंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? 4। तो आप बात समझ रहे हैं? बात आपने ये समझनी है कि अपने माइंड में कैलकुलेट करके इसको सिंपली किप्स ट्रिक यूज करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर cot x और कुछ सेकंड x इक्वल है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम आपको ये टेस्ट में क्वेश्चन मिलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं इसको। और इसका तरीका ये मैं बताता हूं, जो पहले बता चुका हूं। वो तरीका ये होता है इसमें कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने ट्रिक क्या यूज करना है, बैक सॉल्व। और बैक सॉल्व करना मैं क्या बता चुका हूं कि ऑप्शन से वैल्यूज जो हैं, इन वैल्यूज को पुट करें यहां क्वेश्चन के अंदर, और जो वैल्यू उसको ट्रू कर दे वो जाहिर है उसका सोल्यूशन है, उसका रूट है, उसकी वैल्यू है। ठीक है जी। अब ये काम आपने यहां पर करना है। अब यहां पर जब आप जीरो पुट करेंगे एक्स की जगह पर, तो क्या बनेगा, कॉट जीरो इज इक्वल टू कोसेकेंट जीरो, राइट। अब कॉट जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, और कोसेकेंट जीरो भी क्या होता है, इन्फिनिटी। बहुत बड़ी मिस्टेक यहां स्टूडेंट्स ने करनी है, आप में से भी अक्सर लोग करेंगे कि इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर दिया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, लिहाजा जीरो ने इसको ट्रू कर दिया, जीरो इसका आंसर है, बिल्कुल भी नहीं है, क्रॉस लगाएं, गलत आंसर है भाई। इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता, याद रखें। इन्फिनिटी कोई रियल नंबर तो नहीं है, तो अगर रियल नंबर हो तो आपस में इक्वल कर लें, इन्फिनिटी को रियल नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन आसान है बट एट द सेम टाइम ट्रिकी क्वेश्चन है, ये गलत होगा अगर आप जीरो करेंगे। सेम गोज, अगर आप यहां पाई पुट कर देंगे, तो कई ऐसे लोग हैं यहां पाई पुट करेंगे, कॉट पाई क्या होता है, इन्फिनिटी, और कोसेकेंट पाई भी क्या होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, गलत, ये नहीं करना आपने, और 2 पाई भी नहीं करना। अब आपको बात समझ आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसा कोई एक्स है ही नहीं रियल नंबर के अंदर जो इस इक्वेशन को क्या कर सके, ट्रू कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो जिस तरह क्वेश्चन दिखने में आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, हमने बैक सॉल्व करना है, करना बैक सॉल्व ही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को केयरफुली करना है कि यहां पर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी के इक्वल नहीं करना, यह बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपसे। तो ये वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, देखें जी, हाइपरबोला की एसेंट्री फाइंड आउट करना, उसके लिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। अब फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ इसका, दैट इज सी ओवर ए, याद है आपको। और सी किसके इक्वल होता है, सी इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए। वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर कैलकुलेट करें। अब ए स्क्वायर किसे कहते हैं, पॉजिटिव के डिनोमिनेटर में जो होता है वो ए स्क्वायर हाइपरबोला में, और नेगेटिव के डिनोमिनेटर में, वेरिएबल नेगेटिव के डिनोमिनेटर में क्या होता है, बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर 16, और ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 6। वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने का यही तरीका होता है, यही आसान तरीका, यही इसका फॉर्मूला है जो आपने यूज करना है। लेकिन याद रखें, एंट्री टेस्ट में चीजें और से और बनती जाती हैं। अब आप देखें कि मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं कि ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है, चारों ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है। आप में से जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये ऑप्शन चारों पढ़ लेंगे ना, तो फिर उनको ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। ऑल द फॉर्मूला ठीक है, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखें मैं कैसे आपको समझाने लगा हूं, जब भी एसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन आए और ऑप्शन में अगर आपके पास ये गुंजाइश बन जाए तो जरूर देखा करें, 2 सेकंड लगते हैं सिर्फ। एसेंट्रिसिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एसेंट्रिसिटी जीरो किसकी होती है, सर्कल की। क्वेश्चन किसका है, हाइपरबोला का। एसेंट्रिसिटी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि एसेंट्रिसिटी 1 किसकी होती है, पैराबोला की। क्वेश्चन किसका है, हाइपरबोला का। एसेंट्रिसिटी 0.5 नहीं हो सकती, 0.45 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि एसेंट्रिसिटी 1 से लेस है, और 1 से लेस एसेंट्रिसिटी किसकी होती है, एलिप्स की। और क्वेश्चन किसका है, हाइपरबोला का। और हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी क्या होती है, हमेशा 1 से ग्रेटर। तो यार एक ही ऑप्शन ऐसी है यहां पर जो 1 से ग्रेटर ऑप्शन है, तो अपन आई की यूज करना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचे, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपके पास कोई 2 ऑप्शन ऐसी हो या 3 ऑप्शन ऐसी हो जो 1 से ग्रेटर हो जाएं, तो फिर जाहिर है फिर आप ये वाला जो फॉर्मूला है अप्लाई करेंगे। लेकिन एनडी टेस्ट में ये सब चीजें आपकी ट्रेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने आईक्यू के साथ करने, ऑप्शंस को पढ़ के करने होते हैं। और ये वो बातें हैं जो फिर मैं बता रहा हूं कि हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, वरना अगर आप रूटीन कैलकुलेशन में जाएंगे तो इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से कॉनिक से है। अ कॉनिक दिस वन हैज सेंटर, इसका सेंटर निकालना है। मुश्किल क्वेश्चन है ये, क्योंकि जब आप रूटीन में कैलकुलेशन करेंगे, इसका सेंटर फाइंड आउट करेंगे, तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, उसकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म बनानी पड़ेगी। आप इसको रिकॉल कर लें।
लेकिन हमेशा की तरह मैं क्या करने लगा हूं, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको एक ऐसा ट्रिक बताने लगा हूं कि सिर्फ 5 सेकंड में आपका आंसर निकल आएगा। उसको ट्रिक को आप समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में टाइम हो गया है आप लोगों को किप्स ट्रिक बताने का, राइट जी। सुने बात को गौर के साथ। सेंटर निकालने के लिए आपने पहले इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कांस्टेंट। कीपिंग वाई, भाई वाई को ऐसे समझें जैसे कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आप सबको पता है 12x। 9y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि y को आपने क्या समझा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, 6। 9y का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि y को कांस्टेंट समझा हुआ है और 17 ऑलरेडी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0। तो क्या किया भाई आपने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट। अब दोबारा करें, दोबारा आपने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट। अब x को कांस्टेंट समझना है आपने, दोबारा करें। अब देखें 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि x कांस्टेंट है। 9y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 18y, y अब कांस्टेंट नहीं है, x कांस्टेंट है। और 6x का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि x कांस्टेंट है। और 9y का डेरिवेटिव क्या होगा, 9 और 17 वैसे ही कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। ले जी, कितनी देर लगती है मेरे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अपने माइंड में मेंटल कैलकुलेशन करके सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। ये तो मैं पढ़ाने के लिए आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएट करें x पे, y कांस्टेंट रखें, फिर y पे डिफरेंशिएट करें, x को कांस्टेंट रख के। यहां से जो x की वैल्यू है बेसिकली वो क्या बनेगी, -6/12, जिसे कैंसिल करके -1/2। और यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इधर -9/18 -1/2। जी, कितनी देर लगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, मुश्किल क्वेश्चन था। सेंटर आपने फाइंड आउट करना है, सेंटर आपका निकल आया विच इज -1/2 और -1/2। ऑप्शंस देख लें सारी, तो ये बीटा ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा। ये सेंटर निकालने का ट्रिक बताया, और ये सेंटर निकालने का ट्रिक आप एलिप्स में भी यूज कर सकते हैं, हाइपरबोला में भी यूज कर सकते हैं और सर्कल में भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय, सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 40। अब 0 और 40 के दरमियान ऑड नंबर्स कौन से हैं, सोचें। 1, 3, 5, 7 और अप टू सॉन कहां तक, 39 तक। ये सारे ऑड नंबर्स हैं जिनका आपने सम फाइंड आउट करना है। अब एक ऑप्शन तो आप में से कईयों के ज़हन में आ रही है कि हम इसमें अरिथमेटिक सीरीज का सम लगा दें। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप अरिथमेटिक सीरीज का सम लगा लें, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें 2, और उस सम के साथ आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम है आपको एक डिफरेंट ट्रिक बताना। तो मैं यहां पर क्या करने लगा हूं, मैं फिर से आपको इस टाइम के ऊपर एक किप्स ट्रिक डिस्कस करता हूं। और ट्रिक क्या है कि देखें, जब भी आपने ऑड नंबर्स का सम निकालना है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी आप ये नोट कर लें कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्या बात समझ आई है कि अगर आपके पास n पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं तो उनका सम किसके इक्वल होगा, n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जितने नंबर हैं उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी का स्क्वायर कर लें, बस इतना काम कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहां पर देखें कि 0 और 40 के दरमियान ऑड नंबर कितने हैं। अब जितने ऑड नंबर बन रहे हैं उनका स्क्वायर कर लें। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि कितने ऑड नंबर होंगे यार, 0 और 40 के दरमियान हाफ ऑड नंबर है, हाफ, ठीक है जी। तो हाफ ऑड नंबर का मतलब ये हुआ यहां पर कि 0 40 के दरमियान जो है वो 20 ऑड नंबर, 20 का स्क्वायर, जितने नंबर उतना स्क्वायर कर ले, 20 का स्क्वायर आपका आंसर आ गया। एक और बात आपको यहां बताता हूं, जब आप सबके ज़हन में आ गया कि यार जो ऑड नंबर का सम है वो स्क्वायर है, तो जरा ऑप्शंस को तो देखें। ऑप्शन में देखेंगे बीटा कभी इसका आंसर हो सकता है 420। यार 420 स्क्वायर ही किसी का नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या चार्ली इसका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपका आंसर ये अल्फा हो सकते हैं, डेल्टा में से कोई एक हो सकता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर मेरे पास एक ही ऐसी ऑप्शन होती जो परफेक्ट स्क्वायर होती, वही मेरा आंसर था, मैंने कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना था। तो क्योंकि यहां पर दो ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर है, हम कैलकुलेट कर चुके 20 का स्क्वायर,
20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो अल्फा इसका आंसर। लेकिन आप इसको एज ए टेक्निक याद रखें, किसी और क्वेश्चन में आपके काम आ जाएगा कि एक ऑप्शन का परफेक्ट स्क्वायर है तो वही आपका आंसर बनेगी। सो दिस वाज द किप्स ट्रिक फॉर ऑड नंबर। आप में से कि लोग सोच रहे होंगे कि अगर यहां पर इवन नंबर होते तो फिर हम सम कैसे निकालते। अगले लेक्चर जो आएंगे, अगली डिस्कशन जो आएगी, वहां पर मैं आपको ये वाली बात भी बता दूंगा कि इवन नंबर्स का अगर सम फाइंड आउट करना हो तो उसका किप्स ट्रिक क्या होता है।